नमस्कार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक दुनिया समानांतर सीरीज में एक नई कहानी लेकर आए हैं और वह कहानी की नाम है जिंदगी और जोंक, जिसे अमरकांत ने लिखा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है एक दुनिया समानांतर सीरीज की। यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप यह किताब भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ बहुत से ऐसे ई बुक हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आइए इस कहानी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्रस्तुत कहानी है, आखिर उस कहानी का सारांश क्या है और इस कहानी कहना क्या चाहती है, इसकी विषय वस्तु क्या है। जिंदगी और जोंक एक ऐसी कहानी है जो एक इंसान के जिज्ञासा की बात करती है, उसकी जीवन के प्रति चाह की बात करती है, और इसे अमरकांत ने लिखा है। तो आइए इस कहानी के सार की तरफ चलते हैं, आखिर ये कहानी कहना क्या चाहता है। दरअसल जिंदगी और जोंक एक समस्या पर केंद्रित कहानी है, जो एक व्यक्ति, यानी कि कहीं ना कहीं हम जिस आधुनिक समाज में रह रहे हैं, उस आधुनिक समाज में क्या है, एक तरफ अमीरी है, एक तरीके से एक तरफ क्या है, गरीबी है। अर्थात यूं कहें तो ये कहानी कई जगह पे आपको दिखाई देगी कि एक तरफ विकासशीलता है और दूसरी तरफ जो विकसित चीजें हैं, उसके मध्य का जो एक टूटन है, तनाव है, एक द्वंद है, एक जो खाई है, एक जो ऊंच नीच की जो मानसिकता है, और यूं कहें कि एक समर्थ व्यक्ति के द्वारा असमर्थ व्यक्ति का जो शोषण है समाज में, उस चीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं उकेरा गया है। यानी कि इस कहानी के माध्यम से आप देखेंगे कि जिस हम सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, उस सभ्य समाज में भी क्या है, आपको शोषण दिखाई देगा। किस प्रकार उस व्यक्ति का शोषण हो रहा है। शोषण के कई अलग अलग मायने हैं। इस कहानी में आपको एक नया मायने दिखाई देगा, और यह सवाल आज भी दिखाई देता है। तो इस कहानी के सारांश की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सच कहा जाए तो यह एक ऐसी कहानी है जो जीवन जीने के प्रति जो उसकी आस्था है, उसकी मार्मिकता को दर्शाती हुई जिंदगी और जोंक है। एक गरीब, दुबला पतला, काला, नाटा भिखमंगा, जिसका नाम रजुआ है, जिसे हम मूल नाम देखें तो उसका मूल नाम गोपाल है। यह नाम क्यों चेंज हुआ, आगे कहानी में आपको पता चलेगा। रजुआ क्या है, मोहल्ले के खंडर में अचानक आकर रहने लगता है। एक मोहल्ला है, वहां पर आकर वो रहने लगता है, और एक हफ्ते के भीतर ही शिवनाथ बाबू के यहाँ से एक साड़ी चोरी हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक ऐसे भिखमंगे व्यक्ति की कहानी है जो लेखक के मोहल्ले में आ जाता है, और आते जाते वह लोगों के घर के चक्कर लगाते देखा था। एक दिन अचानक होता क्या है, शिवनाथ बाबू के यहाँ पर साड़ी चोरी हो जाती है, और लोग रजुआ को ही चोर समझकर बुरी तरीके से गांव वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। अंत में जो शिवनाथ बाबू हैं, उनके पुत्र ने धीरे से बताया कि पिताजी, साड़ी तो घर पर ही मिल गई है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि चोरी का एक आरोप है, हम एक आरोपी को पकड़ लेते हैं, और जो सबसे निरीह होता है वही हमें सबसे पहले आरोपी दिखता है, और हम उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है सबको कि इसी ने साड़ी चुराया हो, क्योंकि चोर है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं, लोगों को लगता है वही तो चोरी करेगा। लेकिन साड़ी तो घर पे मिल जाती है। लेकिन चूंकि रजुआ की वो गलती थी, उसकी सजा उसको मिल गई थी, जो उसने कभी की ही नहीं थी। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनकी किसी भी गलती नहीं है, फिर भी उनको सजा मिल रही है। क्यों? या तो वो जाति क्रम में नीचे हैं, या फिर वो गरीब हैं। कई रूपों में उनका शोषण इस रूप में किया जा रहा है। इस घटना के बाद होता कुछ यूं होता है, अर्थात जब साड़ी मिलती है तो रजुआ तो निर्दोष हो जाता है, लेकिन उसकी पिटाई तो हो चुकी है।
धीरे धीरे इस घटना के बाद लोग उससे थोड़ा जुड़ते हैं और उसे कुछ खाने पीने को देते हैं। वह उन लोगों के थोड़े बड़े जो हल्के फुल्के काम होते हैं वह करना प्रारंभ कर देता है। अब जाहिर सी बात है, तो इस वजह से मोहल्ले के लोगों का उसके प्रति एक सहानुभूति हो जाता है और लोग उसे बचा खुचा जूठा जो भी खाना उसको दे देते हैं ताकि उसका जीवन निर्वाह हो सके। उस जो यहाँ पर रजुआ है वह सबके दरवाजे पे जाता था, लेकिन कभी शिवनाथ बाबू के यहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं। धीरे धीरे कुछ लोग उसको पहुंचा हुआ साधु महात्मा समझने लगे। वह अब एक खंडर छोड़कर किसी ओसारे या दालान में सोने लगा है और यहीं पर धीरे धीरे उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। एक दिन शिवनाथ बाबू उसे बुला कर कहते हैं, कहाँ दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर सा जीवन जी रहा है, तो आज से तू इधर उधर भटकना छोड़ दे, आराम से यहीं रह और दोनों जून भरपेट खाना खा। और यहीं से रजुआ उनके यहाँ रहना प्रारंभ कर देता है। अब चूंकि इसका नाम गोपाल था और शिवनाथ बाबू के जो दादा हैं उनका नाम भी गोपाल सिंह था, तो जाहिर सी बात है दादा के नाम से तो उसे पुकार नहीं सकते थे। यहीं से उसका नामांकन होता है रजुआ। तो रजुआ के नामांकन में भी एक सामाजिक मनोदशा का चित्रण हो रहा है। यहाँ पर मोहल्ले वाले रजुआ को इस तरह शिवनाथ बाबू के यहाँ ही काम करते हुए देखते हो तो उनके बात ये हजम नहीं होती, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि जो रजुआ है उस पे तो सभी मोहल्ले वालों का एक बराबर हक है, या यूं कहो कि पूरे मोहल्ले का वो नौकर बन गया है। अब चूंकि धीरे धीरे यह होने लगता है कि रजुआ को दिखाई पड़ा कि कुछ पैसे या खाने की चीजें दे दी गए और अपना काम कराया, सारे मोहल्ले वाले इस तरह काम कराना शुरू कर दिया। जिसका भी काम उसने नहीं किया या फिर करने में देरी हुई तो लोग उसकी पिटाई भी कर देते थे। इस तरह धीरे धीरे करके वो पूरे मोहल्ले भर का नौकर हो गया। धीरे धीरे इस तरह रजुआ का भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। वह गांव की जो स्त्रियां हैं उनके साथ हंसी मजाक भी करने लगता है। गांव की जो छोटी जाति की स्त्रियां हैं उसे वह भौजाई कहना प्रारंभ कर देता है। यदि आप गांव कस्बे में जाएंगे तो वहां पर अभी भी हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर भौजी भौजाई कहना बड़ा ही सामान्य बात है। तो इस तरह वह उनसे हंसी मजाक भी करने लगा। जो धीरे धीरे वह कभी कभी किसी भी जो नवयुवतियां हैं उसको देखकर, चाहे उससे उसकी जान हो पहचान न हो, रजुआ हिचकी देकर किलकने लगता। उसकी इसी हरकतों के कारण उसे क्या हुआ, पूरे मोहल्ले वाले उसे रजुआ साला कहना प्रारंभ। ये भी एक सामाजिक मनोदशा को दिखा रहा है, नामांकन और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है। एक दिन रजुआ स्टेशन की एक पगली औरत को अपने साथ ले आया तथा सड़क के दूसरी ओर क्वार्टर की छत पर ले गया। वहीं पर पगली के खाने पीने का इंतजाम करता था। जाहिर सी बात है कि लोग या समाज उस औरत को तो पागल करें, पर इसके लिए वह औरत पागल नहीं थी, अपितु उसे उसे प्रेम का स्वरूप दिखाई दे रहा था। वह किसी के यहाँ काम करने भी जाता तो बार बार क्वार्टर में जाकर उस पगली औरत की खबर ले लेता कि वो कैसी है, क्या कर रही है। कुछ खाने पीने को मिलता तो वह पगली को भी दे आता। एक रात के समय होता है जब रजुआ छत पर पहुंचा तो वह पगली के पास किसी दूसरे पुरुष को सोता हुआ देखकर आपत्ति करता है। तब वह लफंगा उसको खूब पीटता है और तब वह पगली को लेकर कहीं और चला जाता है। इस घटना के बाद रजुआ कुछ अनमना सा रहने लगता है तथा वो धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। यानी उस पगली औरत के चक्कर में उससे यूं कहो कि प्रेम था या जो भी था, उसके जाने के बाद यह एक वियोग की अवस्था में हो गया। और इसी घटना अनुक्रम के बाद धीरे धीरे उसकी दाढ़ी बढ़ना हो जाता है। और देखा जाए तो कहा भी जाता है कि जो प्रेम में वियोगी होता है वही शायद दाढ़ी बढ़ाता है। हालांकि अब तो एक फैशन हो गया है। पता चला कि रजुआ को काम के बदले जो पैसे मिलते थे उसमें कुछ बचाकर बरन की बहू के पास जमा कर देता था।
अक्सर रजुआ को जो काम मिलता था मोहल्ले वालों से और उस काम के बदले जो उसे कुछ पैसे मिलते थे, उसमें कुछ बचत कर लेता था और उसे बरन की बहू के यहाँ जमा करता था। अब धीरे-धीरे जमा करते-करते उसके पास 10 रुपए हो चुके थे। अब बरन की जो बहू थी, उसके यहाँ उन्होंने 10 रुपए जमा किए। अब देखो यहाँ पर भी एक सामाजिक स्थिति दिखा रहा है, क्या है कि लोगों के पास हम कुछ जमा करते हैं, तो लोग लौटाते नहीं हैं और खासकर यदि व्यक्ति कमज़ोर हो तो। अब यहाँ से कहानी में एक नया परिवर्तन होता है कि जब वो बरन की बहू से वो 10 रुपए माँगता है, तो बरन की बहू साफ मना कर देती है, कहती है कि तेरी एक पाई भी मेरे पास नहीं है। यानी यूँ कहा जाए कि उसकी जो पैसा उसने हड़प लिया। उसे पता था कि रजुआ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। किसके पास जाएगा? कौन इसकी बात सुनेगा? ज़ाहिर-सी बात है, समाज के जो निचले पायदान पे जो कमज़ोर तबका है, जो वंचित तबका है, उसकी बात कौन सुनता है? जिसकी लाठ थी उसकी भैंस। इससे भी रजुआ आहत हो गया। वह कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोढ़ न फूटेगा, वह दाढ़ी नहीं मुड़ाएगा। इसी काम के लिए वह शनिचरी देवी पे जल चढ़ाता है। अब लोग उसे रज्जू भगत कहने लगे। यानी कि अब धीरे-धीरे उसका नाम क्या होगा? रज्जू भगत हो गया। क्योंकि उसने यहाँ से एक प्रतिज्ञा करता है कि जब तक बरन की बहू का क्या होगा, कोढ़ न फूटेगा, वह दाढ़ी को नहीं मुड़ाएगा। और शनिचरी देवी पे वो क्या चढ़ाता है? यहाँ पे जल चढ़ाता है। वह लोगों को बजरंग बली से लेकर महात्मा गांधी तक के किस्से सुनाता जो शायद किसी ने सुने ही नहीं थे। एक बार रजुआ को हैजा हो गया और वो कह दस्त से पस्त हो गया। जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे एक ऐसी बीमारी है, इससे व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरीके से बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जिनके यहाँ वह काम करता था, उन सब ने उसको भगा दिया इस डर से कि यह तो एक संक्रामक बीमारी है, कहीं उनके बच्चों या उनके परिवार में किसी को न फैल जाए। वह खंडर में पड़ा मौत से जूझता रहा। शिवनाथ बाबू तो यहाँ तक कहते कि यह बच नहीं सकता। लेखक अस्पताल के अधिकारियों को सूचित करते हैं, वहां से गाड़ी में बैठा कर साथ आते हैं और जब मेहतर उसे खींचकर गाड़ी में लाद कर चले जाते हैं, तब लेखक मानो संतोष की सांस लेता है। बात को समझिएगा यहाँ पे कि कल तक वह व्यक्ति क्या था, उस समाज के लिए सबसे उपयोगी था और जब वो उपयोगी नहीं रहा तो क्या किया, हमने उसको यूं ही छोड़ दिया मरने के लिए। हम किस सब समाज की बात कर रहे हैं? हम तो सबसे सब समाज के बीच रजुआ को देख रहे थे ना। पर रजुआ की स्थिति देखिए क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे बेहद कमजोर होता चला गया। पेट भरने के लिए कुछ काम करने का प्रयत्न करता, क्योंकि राजुआ तो बच गया था। लोगों को लगा कि शायद वो बचेगा नहीं, लेकिन तो बच चुका था। यहीं से तो जिंदगी और जोंक की बात हो रही है। एक दिन वह फिर खंडहर में पड़ा मिला। इस बार उसे जबरदस्त खुजली हो गई। शिवनाथ बाबू ने साफ कह दिया, मेरे घर आएगा तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। रजुआ अब मानो एक नरकंकाल की भांति हो गया था। एक दिन एक लड़के ने आकर अचानक लेखक को बताया कि रजुआ मर गया, साथ ही एक कार्ड दिया और कहा कि उसके परिवार वालों को उसके मृत्यु की सूचना लिख दीजिए। लेखक ने सूचना लिखकर लड़के को कार्ड सौंप दिया। गांव में रजुआ की मृत्यु की सूचना फैल जाती है। 3-4 दिन बाद अचानक रजुआ की छाया देखकर लेखक डर जाता है। इतने में रजुआ कहता है, सरकार मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। वह बताता है कि मैंने ही उस लड़के को भेजा था। हुआ यह कि मेरे सिर पर एक कौवा बैठ गया था। कौवे का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है, उससे मौत आ जाती है। कहा जाता है कि ऐसे में अपने रिश्तेदार को मृत्यु की सूचना भेज देने से मौत टल जाती है। वह एक और कार्ड लेकर लेखक को देते हुए कहता है, मालिक इस पर लिख दे, गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। कितनी एक भावपूर्ण स्थिति है। उन समाज की मनोदशाओं का यहाँ पर चित्रण हो रहा है। ये घटना अनुक्रम समाज की उस जो सभ्यता की चादर है, उसको दरकिनार करती हुई दिखाई देती है। उन संवेदनाओं की पोटली को खोलती हुई दिखाई देती है। सरकार मैं मरा नहीं, जिंदा। वह बताता है जब ये बात
मालिक इस पर लिख दे कि गोपाल जिंदा है मरा नहीं। लेखक समझने की कोशिश करते हैं कि रजुआ जोंक की तरह जिंदगी से चिपटा है या जिंदगी उसके जोंक से जुड़ी है। जिस तरह जोंक क्या होता है, वो पूरी तरीके से आपको पकड़ लेता है। वो खुद कहता है कि वो खुद लिपटा है या फिर जिंदगी उससे लिपटी है। वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका। अपनी इसी जिज्ञासा कारण रजुआ क्या है, एक अपेक्षित पात्र होकर भी नई कहानी में एक मुख्य पात्र के सामने आ रहा है। तो नई कहानी की बड़ी विशेषता है कि एक अपेक्षित पात्र भी, समाज का सबसे वंचित व्यक्ति जो है, उसे भी हमने मुख्य पात्र के रूप में कहानी में जगह दिया। यानी कि यह कहानी देखा जाए तो एक सहज शैली में बताना चाहती है कि एक अति गरीब लाचार व्यक्ति के भीतर भी काम करने, लोगों के साथ मिलने जुलने, प्रेम करने, युवा अवस्था का आनंद लेने, भविष्य की योजना बनाने की इच्छा होती है। रजुआ में जीवन के प्रति एक अदम्य लालसा थी। इस कहानी में कौवे का सिर पर बैठने वाला प्रसंग अंधविश्वास से नहीं जुड़ा है। वह यह प्रतीक के रूप में बताता है कि तमाम विडंबनाओं के बावजूद भी रजुआ जीना चाहता है। ये जो परिघटना है कौवा बैठने वाला, वो अंधविश्वास नहीं है, वो उसकी जिजीविसा को दिखाता है। यह कहानी स्वार्थ अभिप्रेरित उस समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा करता है कि जब रजुआ काम करने लायक रहा तो लोगों को वो घर में रहता था, लेकिन जब वो बीमार पड़ा तो उसे भगा दिया गया। यह कहानी एक संदेश भी देती है कि उन लोगों को जो जीवन के कठोर संघर्षों से जूझते, थक हार कर आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए रजुआ कहीं ना कहीं एक आदर्श है, क्योंकि उसे हर हाल में जीने की एक राह खोजना आता है। कहानी का प्रारंभ गरीब लाचार विवश दया का पात्र रजुआ के कहानी के अंत तक उस जैसे लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक तथा अन्य लोगों के लिए एक आत्म परीक्षण का कारण बन जाता है। कहानी रह जाती है कि जिस व्यक्ति के भीतर जीने की इच्छा होती है, वह मौत को भी मात दे देता है। और रजुआ को न गरीबी थका पाई, न हैजा मार पाया और न खुजली हताश कर पाई। मौत को कई बार परस्त कर देने वाला रजुआ व्यक्तित्व की कमजोरी, गंदेपन के बाद भी पाठकों को याद रह जाता है। इस कहानी में रजुआ जीवन भर न जाने क्या क्या भोगता है। तमाम प्रकार के मान अपमान, गरीबी, लाचारी का अभिशाप भोगने वाला रजुआ, लेखक से कहा गया अंतिम वाक्य उसके जीवन भर के संघर्षों के बाद उसके जीत का ऐलान है। वह कार्ड देकर लेखक से कहता है, सरकार इस पर लिख दे गोपाल जिंदा है मरा नहीं। और यही से प्रस्तुत होता है इसकी जिज्ञासा की एक पराकाष्ठा। यानी कि हम यूं कहें कि अमरकांत ने इस कहानी के माध्यम से रजुआ को अमृत प्रदान किया है, और रजुआ जैसे जो लोग हैं उनकी पीड़ा को इस मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। और कहीं ना कहीं समाज जो हमारा है, जो खुद को सभ्यता की चादर को ओढ़े हुए है, उस चादर को हटाती हुई कहानी है, उस पे एक करारा व्यंग्य करती हुई कहानी है। तो आज का यह कहानी आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है, अपनी संकोच मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली कहानी लेकर मैं फिर से प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।